ये जब मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को कोरस में हाँ या ना कहते हुए सुनता हूँ तो अपने मुझे स्कूल और कॉलेज के सारे वो दिन याद आ रहे होते हैं, क्योंकि इट्स बिन अ व्हाइल जब से इतनी बड़ी गैदरिंग के सामने इस तरह से हम इतना फ्रीक्वेंटली अब नहीं बात करते, क्योंकि थोड़ा जमाना चेंज हो गया है, डिजिटल मीडिया का जमाना है। ज्यादातर अवेयरनेस के काम जो है वो टेलीविजन शोज में या पॉडकास्ट में या ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं उनके थ्रू होते हैं। तो बहुत कम अब ये स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज इस तरह अरेंज करते हैं कि इन पर्सन स्टूडेंट्स के साथ आप इंटरेक्ट करें। मेरी अपनी जो स्कूलिंग है वो क्रेसेंट से हुई हुई है, फिर मैंने कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। तो आई एम यूज्ड टू स्टूडेंट्स इन सच बिग नंबर्स, इतने ज्यादा तादाद में हमें भी इसी तरह ऑडिटोरियम में बिठा दिया जाता था। हमसे भी लोग जो है वो कोई ना कोई बात करने, कोई स्पीच करने आते थे। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स का उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन उनकी मजबूरी थी। शायद आज भी आप लोगों को कुछ लोगों को मजबूरी लगती हो, कुछ लोगों को जेन्युइनली इंटरेस्ट हो, कुछ का इंटरेस्ट शायद अभी सलमान की और मरियम की बातचीत से शायद बिल्ड हो गया हो और कुछ सवाल उनके ज़हन में आए हो। 2-3 टॉपिक्स जिनसे सलमान अभी बात कर रहे थे, मैं उसमें से पिक करके आगे वहां से बातचीत करना चाहूंगा, कि जिसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्ती की बात हो रही थी, फ्रेंडशिप्स की बात हो रही थी। जो दोस्त होते हैं हमारे, वो हमें लगता है कि वो हम चॉइस से पिक करते हैं। हमें अक्सर लगता है कि हमारी मर्जी है कि मैंने किससे दोस्ती करनी है, लेकिन ऑफन दैट हैपेंस बाय डिफॉल्ट। जैसे इन्होंने मेंशन किया कि हम पहले दिन जिसके साथ बैठ जाते हैं, जो हमारे आगे बैठा है, जो हमारे पीछे बैठा हुआ है क्लास में, विसिनिटी से फर्क पड़ता है। आपके इर्द गिर्द कौन है इससे फर्क पड़ता है, और वहां से आपकी दोस्ती हो जाती है। आपके हमसायों में कौन रहता है, वहां पे आपकी जान पहचान बन जाती है। लेकिन हमें लग रहा होता है कि ये हमारे कंट्रोल में है कि हमने किससे दोस्ती करनी है। ये बात को समझना कि हमारा जो सर्कल है, जो हमारी विसिनिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए जरूरी है कि आगे चल के भी लाइफ में जब जब आप अपने इर्द गिर्द लोगों को, बेहतर लोगों को चूज करने की तरफ जाएंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसी कंपनी में जाएं जहां से कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मिले, जहां से कोई ना कोई चीज सीखने को मिले। मिसाल के तौर पे, अगर आप किसी बड़े एक्टिव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में चले जाते हैं, ये फिजिकल एक्टिविटीज बहुत करते हैं, कोई ना कोई गेम्स, कोई स्पोर्ट्स, इस किस्म के काम में ज्यादा है, तो फिर आपका ध्यान उस तरफ ज्यादा चल पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल में बैठते हैं जहाँ पे इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू बहुत होती है, पढ़ाई की बात होती है, तो उसका कुछ ना कुछ असर आप पे होने लग जाएगा। पीपल रब ऑफ देयर पर्सनैलिटी onto you and then you do the same to other people। ये फैक्टर हमने कभी इस पे इतना गौर नहीं किया होता। स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में हम इस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। हमें लग रहा होता है कि हमारी पर्सनालिटी अपनी बड़ी स्ट्रांग है, कोई मेरी पर्सनालिटी को उस तरह से इम्पैक्ट नहीं करता। कितने लोगों को, कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे लगता है कि हमारी अपनी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे इर्द गिर्द कौन लोग बैठे हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स ने भी हाथ उठाया, लेकिन असल जवाब तो उससे कुछ मुख्तलिफ होता है। ज्यादातर हम में से खुद के ऊपर बहुत भरोसा ज्यादा करते हैं, और ये जो खुद पे भरोसा ज्यादा करने वाली चीज है, ये अच्छी भी है, लेकिन एक लिहाज से ये ट्रैप भी होता है। ट्रैप ये इस तरह से होता है कि कई मरतबा हमें लगता है कि किसी बुरी आदत के हमारे इर्द गिर्द होने से मैं आपसे पिक नहीं करूंगा, मैं टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर लूंगा। मैं कोई, अगर दोस्त मुझे कोई बुरी चीज ऑफर करता है तो मैं उसको इनकार कर दूंगा, या किसी बुरी आदत में अगर हम पड़ जाते हैं तो हम ये सोचने लग जाते हैं मैं जब चाहूंगा छोड़ दूंगा। ये सुनने में भी आता है कई मरतबा, जब आप देखते हैं कि आपके लोग ड्रग्स में, एडिक्शन में, किसी किस्म की चीज में पड़ जाते हैं, लोग कहते हैं मुझे एडिक्शन नहीं है, मैं शौकिया करता हूँ, मैं जब चाहूंगा इसको छोड़ दूंगा। एडिक्शन का मसला इतना वाइड स्प्रेड है कि अगर यहाँ पे हमारे पास आज 100 से ज्यादा स्टूडेंट बैठे हैं, तो इसमें से कई होंगे जिनके जान पहचान में, रिश्तेदार में, हमसायों में कहीं ना कहीं ये एडिक्शन का मामला उन्होंने फर्स्ट हैंड देखा होगा। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये चीज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की है, उनके इर्द गिर्द करीब में कोई ना कोई सिगरेट से मिसाल ले लेते हैं, सिगरेट से ऊपर कोई भी नशा करते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने देखा हुआ है? अच्छा, क्या कोई चाय और कॉफी को नशा समझते हैं? और ये वाला नशा किस किस को है?
हुआ था ज्यादा कौन सा, चाय या कॉफी? चाय। तो इनिशियली हमेशा से पाकिस्तान में चाय का जो है वो इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है और नशे की हद तक किया जाता है। लोग इसको नशा समझते नहीं है। कॉफी का पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड है जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता आता जा रहा है और वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो उसमें इस चीज को कोई अवेयरनेस में नहीं लाता कि बेसिकली तो चाय और कॉफी जो है ये भी एक माइंड बेंडिंग ड्रग है। माइंड बेंडर्स क्या होते हैं? किसी भी नशे को जो हम माइंड बेंडर कहते हैं कि ये दिमाग की जो केमिस्ट्री है उसको चेंज करते हैं। अगर किसी चाय पीने वाले को चाय नहीं मिलती तो उसकी क्या हालत होती है? सरदर्द होता है, थकावट होती है, दूसरों के सरदर्द करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये जो चीजें 5-6 हमने पॉइंट आउट की, इनको हम क्या बोलेंगे? ये विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। हमारी बॉडी जो है वो विड्रॉल में जा रही होती है। ये स्टार्टिंग फ्रॉम टी, कॉफी, देन स्मोकिंग में सिगरेट्स के अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, इनके अंदर निकोटीन होती है। जो लोग इनके एडिक्टिव होते हैं वो जब उनको सिगरेट नहीं मिलता तो उनकी बॉडी विड्रॉल में जाती है। जिस तरह आप सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएंगे तो उससे ज्यादा पोटेंट ड्रग्स और ज्यादा स्ट्रॉन्गर ड्रग्स जो है वो नजर आएंगी और उनके विड्रॉल सिम्टम्स और भी ज्यादा होते हैं, सिवियर होते हैं। तो लोगों को लगता है सिर्फ वही वाली ड्रग बुरी। रियलिटी है कि ड्रग्स जो है वो इसी लेवल से, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे जिस्म को, हमारे दिमाग को अपनी आदत डाल सकती है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी मूड मैनेजमेंट के लिए। लोग चाय पीते हैं अपना मूड मिजाज मैनेज करने के लिए। बुरा मूड है, चाय पी ली। गुस्सा आ रहा है, चाय पी ली। यही चीज का इस्तेमाल लोग स्मोकिंग के लिए भी करते हैं, गुस्से में करते हुए नजर आते हैं। अच्छा, ये जो एडिक्शन है ये ब्रीफली मेंशन किया था मिस मरियम ने कि ये सिर्फ केमिकल इन नेचर नहीं है, नॉन केमिकल चीजों की एडिक्शन भी है। आपने सब नॉन केमिकल एडिक्शन मेंशन करेगा, बता देता हूँ, फिर आप मेंशन करना। केमिकल एडिक्शन वो हैं जो हम एक्सटर्नली कोई चीज को अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं और उससे हमें एडिक्शन होती है। नॉन केमिकल एडिक्शन वो हैं जिसमें कोई एक्सटर्नल केमिकल तो बॉडी में नहीं जा रहा, कुछ हैबिट्स हैं जिनकी एडिक्शन हो जाती है। अब कोई माइंड में आती है कोई आदत। इंटरनेट, सोशल मीडिया, सबसे बड़ी एक एडिक्शन जो आजकल है वो सोशल मीडिया में है, रील एडिक्शन। एक 30 to 70 सेकेंड्स के बीच की वीडियोस होती हैं जो लोग बिल्कुल घंटों तक बगैर डिस्ट्रैक्ट हुए उसमें पड़े रहते हैं और फिर जब उसको नहीं मिलती उनको तो फिर उनको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। वो बाकायदा तौर पे विड्रॉल सिम्टम्स क्या हैं जो हमने थोड़ी देर पहले मेंशन किए थे कि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, मूड खराब होता है, लड़ाई करते हैं, दूसरों को तंग करते हैं। इसके अलावा और मेंशन करेंगे कि जैसे नॉन केमिकल एडिक्शन दुनिया में जैसे गैम्बलिंग है, जुआ जिसे कहते हैं, ये नॉन केमिकल एडिक्शन में आती है। ये इस्टेब्लिश्ड है कि इनके भी वही मनफी असरात हमारे दिमाग पे होते हैं और हमारे जिस्म पे होते हैं जो कि केमिकल एडिक्शन के होते हैं। मेंशन में दोनों तरह के एडिक्शन को इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि शायद इस उम्र में जिसमें अभी आप हैं आपका बहुत ज्यादा लकीली एक्सपोजर नहीं हुआ होगा बहुत सारी केमिकल एडिक्शन से, बट नॉन केमिकल एडिक्शन से एक्सपोजर हमारा एक यंगर एज में शुरू हो जाता है। क्या मुझे कोई एज बता सकते हैं कि जहां से ये एक्सपोजर शुरू हो जाता है आज के जमाने में नॉन केमिकल एडिक्शन का? एज यहाँ पे किसी ने मेंशन किया 4-5 साल की उम्र से। दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू व्हाट आई वाज गोइंग फॉर। 4-5 साल नहीं, इससे भी कम। 2 साल, 1 साल के बच्चे को आपने यूट्यूब पे वीडियोस की एडिक्शन पे देखा है? कोकोमेलन की वीडियोस देखते हैं, राइम्स देखते हैं जो कि लोगों को लग रहा होता है ये हार्मलेस है, बट दे हैव सीवियर इम्पैक्ट्स ऑन देयर ब्रेन और उनकी ब्रेन की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है क्योंकि पहले 5 साल वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी की भी माइलस्टोन्स अचीव करने में, और फिर ना उनकी प्रॉपर ग्रोथ वहां से होती है, ना उनकी स्पीच जो है वो एस्टैब्लिश होती है ठीक से, ना वो फिजिकल एक्टिविटी में पढ़ते हैं। And then it also leads to obesity. It also leads to lack of motor activities. यहाँ से अब शुरू होते होते फिर आगे जब वो टॉडलर्स हैं, टॉडलर्स के बाद फिर लेटर ऑन प्री टीन्स है, फिर टीन एज है, so then the dangers keep increasing with time. कि आज ये इन्होंने जो आपके कॉलेज ने अरेंज किया, हम मेंटल अवेयरनेस के ऊपर कुछ बात कर सके, कुछ एडिक्शन पर बात कर सकें। बेसिकली ये मेंटल
हेल्थ अवेयरनेस मंथ चल रहा है वर्ल्ड वाइड, which one of you thinks कि इस वक्त मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस की जरूरत 20 साल पहले की मुझे बहुत ज्यादा है? क्या वजह है? ये तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि साइकोलॉजिकल और साइकियाट्रिक इन नेचर हैं, लेकिन लोग उसका मिसयूज करने लग गए हैं। आपका सिर्फ थोड़ा सा मूड लो होता है तो लोग कहते हैं मुझे डिप्रेशन हो रहा है, जबकि डिप्रेशन एक क्रॉनिक डिजीज है। अगर किसी ने किसी को जेन्युइन डिप्रेशन में देख ले तो आपको उससे खौफ आ जाए। एंजाइटी के बारे में लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत एंशियसनेस होती है तो लोग कहते हैं मुझे एंजाइटी है, जबकि एंजाइटी के जेन्युइन पेशेंट्स आप देख लें, आप ये वर्ड दोबारा कभी यूज ना करें। द रीजन बिहाइंड स्प्रेडिंग दिस अवेयरनेस मोर एंड मोर इज क्योंकि स्ट्रेस के लेवल्स दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। स्ट्रेस के लेवल्स बढ़ रहे हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके पीछे सबसे पीछे आ जाएगा कि आपकी वक्त के साथ पॉपुलेशन हमेशा बढ़नी है, कम नहीं होनी। वो नंबर ऊपर ही जाएगा। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपका कंपटीशन बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो आपका स्ट्रेस लेवल्स ज्यादा होंगे। स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन लेना पहले से आसान नहीं, पहले से मुश्किल हो रहा है। यहाँ से आगे आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज की तरफ जब जाएंगे तो वहां जाने का एक कंपटीशन पहले से ज्यादा है, कम नहीं है। इवन दो कि आपके पास शायद चॉइसेस बढ़ जाएं, आफ्टर यूनिवर्सिटीज आपके पास फिर जॉब का कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसके अंदर कंपटीशन बहुत है। ऑल इन ऑल द स्पीड ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग सो मच। फास्ट पेस्ड लाइफ है और उस फास्ट पेस्ड लाइफ को टैकल करने का तरीका हमें ना स्कूल में सिखाया गया है, ना कॉलेज में और ना यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है। बहुत सारी अवेयरनेस अब डिजिटल मीडिया पे होती है। डिजिटल मीडिया में कोई बुराई नहीं है, इट्स नॉट ऑल बैड, पार्ट्स ऑफ इट हैव प्रॉब्लम्स। किसी भी चीज का एक्सेस है वो हमें प्रॉब्लम कॉज करता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ज्यादा काम करना बुरी चीज है, अच्छी चीज है? हद से ज्यादा काम करना, सिर्फ काम करना, वर्कोहॉलिक होना, दैट्स समथिंग नेगेटिव। ये कोई अपनी तारीफ के तौर पर नहीं कह सकता कि मैं वर्कोहॉलिक हूँ। इसी तरह अगर कोई किसी भी आदत को ऑब्सेशन बना लेता है और हद से ज्यादा करता है, वो पॉजिटिव नहीं है। जैसे कि अगर कोई एक्सरसाइज करता है और वो एक्सरसाइज करने से ऑब्सेस्ड हो जाता है, वो उसको किसी की पॉजिटिव ट्रेट के तौर पे नहीं आप बता सकते। कोई इबादत करता है, आपको लगता है कि वो सिर्फ इबादत करे और दुनिया का कोई और ना काम करे, तो क्या वो ठीक है? तो हर चीज से एक्सेस में प्रॉब्लम है जब आप उसको लिमिटेशन से ज्यादा करते हैं। और अगर वो लिमिटेशन, आप इसको सबसे पहले गेज करने का एक मीटर होता है कि क्या ये आपकी लाइफ की दूसरे एस्पेक्ट्स को डिस्टर्ब कर रहा है, क्या ये आपके रिलेटिव्स के रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को डिस्टर्ब कर रहा है, क्या ये आपकी फ्रेंडशिप्स को बॉदर कर रहा है, क्या ये आपकी आराम को बॉदर कर रहा है, क्या आपको अपनी नींद मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये सारी चीजें अगर आप अपने इन चेक रखते हैं तो आप कभी भी किसी चीज के एक्सेस में नहीं जाएंगे। Sometimes people are obsessed with exercising so much that their social life goes to zero. किसी को सोशल लाइफ फिर उनकी नहीं होती है। ये फायदेमंद चीज है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं तो सारा सारा दिन वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, 12 घंटे 14 घंटे, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, इतने घंटे खेलते हैं। तो क्या ये कोई फायदेमंद चीज है? नहीं। आज से अगर कोई कुछ सर्टेन पॉइंट्स अगर आप नोट करना चाहें अपने दिमाग में कि ये अगर मैं कर लूं तो शायद मेरी लाइफ जो है वो मैनेजेबल होगी, वो ये है कि एक्सेस में कोई भी चीज आपकी ना जाए। एक्सेस से मतलब अगेन कि जिससे कि आपकी लाइफ की नॉर्मल रूटीन की चीजें डिस्टर्ब हो। मुझे सलमान ने मेंशन किया कि वो 24 कैरेट का गोल्ड नहीं होना, तो वो ठीक बात है बिल्कुल। सिर्फ स्कूल में कॉलेज में जो फर्स्ट आने का एक प्रेशर होता है वो होने की जरूरत नहीं है। नॉलेज गेन करने की जरूरत है, लेकिन इतना मार के जो है वो बिल्कुल टॉप करने की कोई लाजमी जरूरत नहीं है। उसकी आगे प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी वो बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। प्रोफेशनल वर्ल्ड में वैल्यू इस चीज की है कि आपको अंडरस्टैंडिंग किस चीज की है और आप बैलेंस में लाइफ को जी रहे हैं कि नहीं। बैलेंस का मतलब ये है कि आपकी सोशल लाइफ भी ठीक है, आपकी एजुकेशनल लाइफ भी ठीक है, आपके फैमिली भी बिल्कुल आपकी सॉर्टेड है, आपकी हेल्थ भी बिल्कुल सही है कि नहीं है। आप अपना मूड मिजाज मैनेज करने के लिए किसी बाहर की चीज के ऊपर रिलाय तो नहीं करते हैं। उसमें मैंने आपको मिसाल दी कि जो लोग चाय और कॉफी पे भी करते हैं, तो फिर आई हैव सीन एक्सट्रीम केसेस जहां पे लोग दिन के 25 से 30 कप पीते हैं, वो आपको सुनने में अजीब लगेगा। या लोग सिगरेट के 6 से 8 पैकेट पीते हैं,
या फिर लोग नींद की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं और कई कई पत्ते खा जाते हैं। आपके ख्याल में जिस किसी को ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, सेडेटिव्स होते हैं, जो नींद की गोलियां जिसको आम जबान में लोग कहते हैं, अगर ये किसी को एडिक्शन है तो आपके ख्याल में वो ज्यादा से ज्यादा कितनी गोलियां खा सकता है? आपको बताऊं कि मेरा एक पेशेंट था जो कि इसके ऊपर सेवेरली एडिक्टेड था और वो 20 पत्ते यानी कि 200 गोलियां हाथ के गाड़ी चला के आ भी गया था, क्योंकि वो उसको असर ही नहीं कर रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी में एक टॉलरेंस इतनी बिल्ड हो गई थी ओवर टाइम। ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन अचानक से इस क्वांटिटी पे चला गया। वो शुरू शायद एक गोली से हुआ होगा, फिर 2, फिर 5, फिर 10 करते करते अब उसकी बॉडी को वो असर ही नहीं करती, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते वो इस हद तक आ गया कि वो 200 से 250 गोलियां दिन की वो खा जाता था, और उसके बाद भी उसको असर इतना नहीं होता था कि वो गाड़ी चला के आ जाएगा। एडिक्शन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें कि वो एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है। क्रॉनिक डिजीजेस ज्यादातर जो हम जिनके बारे में जानते हैं तो लोग कॉमनली कहते हैं कि अच्छा जी हार्ट डिजीज एक क्रॉनिक डिजीज है, ये कैंसर एक क्रॉनिक डिजीज है, लेकिन लोग कम बात करते हैं कि एडिक्शन भी एक क्रॉनिक डिजीज है। अगर इसका सही वक्त पे ख्याल ना किया जाए तो फिर ये फेटल भी है, क्योंकि इससे लोगों की जान चली जाती है। कई केसेस में उनकी अपनी, कई केसेस में किसी और की, उनकी वजह से। जहां तक हम इसको एक लाइट नोट पे डिस्कस करें, उसकी सीरियसनेस को भूल नहीं सकते कि एडिक्शन से नुकसान किस हद तक के हो सकते हैं, और वो आपके कंट्रोल से कितना जल्दी निकल जाती है ये लोगों को अंदाजा नहीं है। हर कोई कहता है बस एक दफा से तो कुछ नहीं होता। पीयर प्रेशर की वजह से लोग बहुत सारे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये नींद की गोली के बारे में भी कोई आसमान से किसी को नहीं अचानक आता, किसी ने मशवरा दिया होता है, किसी दोस्त ने, किसी रिश्तेदार ने। सिगरेट की पहली कोई ना कोई दोस्ती अक्सर पिला देते हैं। दोस्तों का मामला कुछ ऐसा है कि दोस्त जो है वो, एक चीज बहुत अच्छी है कि वो जज नहीं करते। ये हमें थ्रू आउट द टीनेज हमें ये फैक्टर बहुत अच्छा लगता है कि कोई उल्टा आइडिया है तो इनसे डिस्कस कर लो, ये कुछ नहीं कहेगा। लेकिन वहीं पे उनका एक पॉसिबल नुकसान ये भी है कि वो आपको सही मशवरा देने से थोड़ा सा घबराते हैं, क्योंकि उनको लगता है इससे शायद दोस्ती कम हो जाएगी। हैविंग सेड दैट, बीच में ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो फिर भी आपको सही रास्ता दिखाएंगे, पर पीयर प्रेशर से कोई भी काम वो ना करे जो खुद नहीं करने को ज़हन मानता। खुद करने को ज़हन मानता नहीं, इसका ताल्लुक इस बात से है कि आप नॉलेज कितनी गेन करते हो। नॉलेज गेन करना अब बहुत आसान है। आप लोगों से कितने लोग हैं जो एआई का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, सारे इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी का, जेमिनाई का, किसी ना किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोरम का इस्तेमाल करते हैं। हाउ इजी इट इज टू आस्क इट फॉर एनीथिंग, जो मर्जी पूछ लें। हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना ही नहीं चाहते तो हम उससे नहीं पूछते। मसला उससे नहीं पूछेगा कोई इस एज में, जब उसका दिल कर रहा है सिगरेट पीने को, जब उसका दिल कर रहा है कोई और ड्रग्स, कोई वीड की तरफ सोचने को, अल्कोहल की तरफ सोचने को, तो वो उसके नुकसानात सर्च ही नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि फिर करना मुश्किल हो जाएगा। जानते बूझते हुए कि इसके ये लॉस हैं, ये इससे खतरे हैं, तो वो फिर करते हुए हमारा दिमाग उसको हमें रोकेगा। तो हम कई दफा कहते हैं आंखें बंद रखो तो बेहतर है, ना ही पता लगे तो बेहतर है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग एवरीबॉडी टू डू, कि आप अपनी नॉलेज को जितना बढ़ाओगे उतना ही कम आपके ऊपर सोसाइटी असर कर सकती है, उतना ही कम आपके ऊपर टेलीविजन या मूवीज में देखी हुई चीजें असर करेंगी, या कोई पीयर प्रेशर से आपको किसी गलत काम की तरफ ले जा सकेगा जो कि आप नहीं करना चाहते। लास्ट चीज मैं इसमें आपको बताऊं कि जो इम्पल्सिव माइंड है, जिसके बारे में शुरू में मिस मरियम बात कर रही थी, इम्पल्सिविटी टीनेज में बहुत ज्यादा होती है कि बगैर सोचे समझे जो एक्शंस हम लेते हैं। आपको पता है कि ये जो इम्पल्सिविटी है इसको टारगेट किया जाता है बाकायदा तौर पे। ये जो आप रील्स देखते हैं, जो डिजिटल मीडिया पे इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपकी इम्पल्सिविटी को भी टारगेट किया जाता है। इसको कहते हैं माइंडलेस स्क्रोलिंग। माइंडलेस स्क्रोलिंग, आपको सोचने का मौका नहीं मिलता, आप स्क्रोल करी जाते हैं, करते करते आप देखते हैं कि अभी 2 बज रहे थे, अभी 5 बज गए। स्क्रीन टाइम से आपकी आंखों में भी दर्द हो रहा होता है, आपका सर भी दर्द हो रहा होता है, लेकिन आपको सोचने का वो मौका नहीं देते, बिकॉज इट इज सो क्विक। The format is so short and attractive and addictive
कि आपको मौका नहीं मिलता। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि वो आपकी इम्पल्सिविटी को टारगेट करती है। आप ऑनलाइन जो प्रोडक्ट का आपके सामने ऐड आता है, उसके बाद आप उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, फिर वो आपको कहते हैं कि ये बस हमारे पास आखिरी 2 प्रोडक्ट रह गए, the last 2। That's when they are targeting your impulsive brain कि जल्दी फैसला करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है, सोचने का वक्त नहीं है। आप फिर भी थोड़ा सोच रहे होते हैं तो उसके ऊपर वो नीचे से आ जाता है 20% डिस्काउंट, अगर आप अगले 10 मिनट में ले लेते हैं। उसके बाद भी सोचने का टाइम लेते हैं, या आप अपने कंप्यूटर में किसी और जगह चले जाते हैं तो बीच में एक नोटिफिकेशन आता है रिमाइंडर के तौर पे, because they don't want you to think। इसके ऊपर बिजनेस चलता है। इसको टारगेट करके वो आपसे एक हैबिट जनरेट कर रहे हैं आपकी, डू इट ओवर एंड ओवर अगेन, कि एक बार खरीदे फिर अगले दिन दोबारा, नेक्स्ट डे दोबारा। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दीज टैक्टिक्स, दैट्स व्हेन यू विल नॉट फॉल प्रे टू दीज थिंग्स। एक बार आप उनको समझ लेना तो फिर आप उनके टैक्टिक के अंदर फिर फॉल नहीं करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग में कोई बुराई नहीं है, जैसे कि हमने और दूसरी चीजों की बात की कि उसमें भी कई चीजें हैं जिनमें बुराई नहीं है, उनके एक्सेस में बुराई है। इससे ज्यादा क्या कन्वीनियंस हो सकती है कि आप अपने घर बैठे कोई भी जरूरत की चीज अपने लिए मंगा सकते हो। पर अगर आपने सही सोच समझ के अपनी नीड के हिसाब से फैसला किया, सो नीड और वांट के डिफरेंस को समझना चाहिए और इम्पल्सिव एक्टिविटीज में पढ़ने से अवॉइड करना चाहिए। और उसका तरीका सिर्फ ये है कि अपने आप को सोचने का वक्त दे। डोंट मेक डिसीजंस देयर एंड देन। मैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने से मना नहीं कर रहा, मैं आपको रील्स देखने से मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके अंदर कोई थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर ले आएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सम सोर्ट, स्ट्रक्चर जहां पे आप कहेंगे अच्छा चलो मैं अगर ये माइंडलेसली फोन को यूज करना है तो मैं 1 घंटे के लिए करूंगा, मैं अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा सा इन चेक रखूंगा ताकि एक हद से ऊपर ना होने लग जाए, मैं सोने जागने की टाइमिंग का थोड़ा सा ख्याल रखना शुरू कर दूंगा। क्योंकि ये सारी चीजें मिलके एक्चुअली में हमारी स्लीप साइकिल को, हमारे सर्केडियन रिदम को खराब करती हैं, जिसकी वजह से आजकल के जमाने में ज्यादा से ज्यादा आपको लोग नजर आएंगे जो रात को देर से जागते हैं। यहाँ पे कोई है जो रात 12 बजे से पहले सोता है? ये सच में है कि लोग 12 बजे से पहले सोते हैं? देखिए अभी भी हाफ एज मच ऑफ दी ऑडियंस जो रात 12 बजे से पहले सोती है, और ये वक्त के साथ साथ और नंबर में परसेंटेज कम हो जाती है। 20s में लोगों की और कम हो जाती है, फिर 30s के बाद जाके कहीं इनको थोड़ा सा सेहत का ख्याल आता है तो फिर उसको थोड़ा देखना शुरू करते हैं। ये जितने भी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं जिसके अंदर स्क्रीन है, चाय, कॉफी और सम सॉर्ट ऑफ ड्रग्स, ये लेटर इन द डे जब लोग करते हैं तो इससे इनकी नींद आगे से आगे पुश होती जाती है। सो इन चीजों को जितना जल्दी चेक कर लें, जितना जल्दी सीख लें, उतना फायदे में रहेंगे। नहीं तो लोग बुरे एक्सपीरियंसेस से गुजर के भी कई मर्तबा चीजें सीखते हैं, लेकिन वहां तक जाने की क्या जरूरत है। शायद आप में से स्टूडेंट्स आगे चल के साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हो, शायद तो मेडिसिन पढ़ना चाहते हो। सिर्फ जो लोग साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए फायदे की चीजें नहीं है। अपने आप को मैनेज करने के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ खास हद तक इसकी एक जरूरत है। जैसे कि हर किसी ने न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बनना, लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप अपनी बॉडी में क्या खाना डाल रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ पता होगा तो अच्छी बात है। इसी तरह हर किसी ने कोई फिटनेस कोच नहीं बनना, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज के बारे में, कैलोरी काउंट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानते हैं तो आप अपनी बॉडी का थोड़ा बहुत ख्याल रखेंगे। So having information, 5%, 10% information about everything, ये एक बहुत अच्छी हैबिट है अगर हम इसको डेवलप करने की कोशिश करें कि हर टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत सीख लेने में फायदा, ये नुकसान नहीं है। So ये अभी मैं नींद की जो बात कर रहा था ना कि आपका एक बॉडी का सर्केडियन रिदम होता है, बॉडी का एक साइकिल होता है, स्लीप का साइकिल होता है। वो साइकिल ये होता है कि जब हमारे सूरज गुरूब होता है, शाम होती है, अंधेरा होता है, तो उसके बाद आपकी बॉडी ने नेचुरली एक केमिकल प्रोड्यूस करना होता है जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन। और वो मेलाटोनिन जो केमिकल है वो जब प्रोड्यूस होता है तो वो कुछ घंटे के वक्फे से फिर आपको उसकी वजह से नींद आती है, और सुबह जब रोशनी होती है तो रोशनी से वो नींद आपकी फिर चली जाती है और फिर दिन में आप फंक्शन करते हैं उसकी वजह से।
ये जो एक नेचुरल साइकिल है ना, इसको हम खराब कर देते हैं। हम खराब इसको ऐसे करते हैं कि हम शाम के टाइम या रात के टाइम कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे या स्क्रीन टाइम बहुत यूज करेंगे। अब वो जो स्क्रीन है वो व्हाइट लाइट है, वो जो व्हाइट लाइट है वो मेलाटोनिन को दूर भगाती है। अगर कोई स्मोकर है तो जो निकोटीन है वो आपकी नींद को दूर भगाती है। इन सारी चीजों के इस्तेमाल से हम अपने सर्केडियन रिदम को खराब कर बैठते हैं और अब हम उसको ठीक नहीं करना आ रहा होता, पर उसको ठीक करना पॉसिबल है और उसका हल कोई दवाई नहीं है, उसका हल स्लीपिंग पिल्स नहीं है। आप हैरान होंगे कि एक प्रोफेशन के तौर पे बकायदा दुनिया में स्लीप कोचेस भी हैं अब, और कहीं बाहर दुनिया में नहीं, मैं पाकिस्तान में लाहौर में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो कि स्लीप के स्पेशलिस्ट हैं वो इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि वो फिगर आउट करें कि क्या चीज है जो कि आपकी नींद खराब कर रही है। क्या वो आपकी डाइट है? अगर आप रात को 12 बजे कुछ खाओगे तो उससे भी आपको फिर फौरन नींद नहीं आएगी, खाना खाने के से भी आपकी नींद और आगे पुश हो जाती है। और खासतौर से ये जो ऑयली और अनहेल्दी जंक फूड होता है, इससे आपकी नींद आगे मजीद पुश हो जाती है। स्लीप की हाइजीन होती है। सो अगेन थोड़ी देर पहले मैंने सवाल किया कि एआई का इस्तेमाल कितने स्टूडेंट्स करते हैं, ज्यादातर निगाह करते हैं। आप उसमें जाके पूछोगे स्लीप हाइजीन के पॉइंट्स क्या होते हैं, वो आपको एक रूटीन बताएंगे कि अगर आप ये चीजें करें तो उससे आपकी नींद बेहतर होगी। लेकिन वो एक दिन में नहीं होगी, वो 5 दिन में भी नहीं होगी, उसको लग जाएंगे आपको 2-3 हफ्ते करते करते। लेकिन इतनी मेहनत करना कोई नहीं चाहता। लोग मुझे ना वेट लॉस करना है तो लोग कहेंगे शॉर्ट टर्म कोई हल बता दो। कोई वो काम नहीं करना चाहता जो हफ्तों और महीनों में फैला होता है, लेकिन परमानेंस उसी में है कि आप लॉन्ग टर्म रास्ता उसमें चूज करें। नींद की गोली खाने से काम और खराब है। वो आप एक्सटर्नली एक चीज ले रहे हैं, स्पेशली अगर इस उम्र में जिसमें तो बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। और वहां से उसमें दूसरा फैक्टर ये है कि दीज आर ऑल्सो वेरी एडिक्टिव। और एडिक्टिव में मैंने आपको एग्जांपल दी कि लोग शुरू करते हैं एक गोली से, फिर 2, फिर 10, फिर 20, फिर वो नंबर बढ़ता जाएगा और वो असर ही नहीं करेगा। इसी से एक और पॉइंट कि एक सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन का हमारे इर्द गिर्द जो है वो बहुत ज्यादा रिवाज है। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन आपको देखा होगा कि हमारे घरों में ज्यादातर चीजों के लिए दवाई खुद ही दे देते हैं। दवाइयों का एक ड्रॉअर होता है या एक अलमारी होती है, उसके अंदर हर किस्म की पड़ी होती है। और डॉक्टर के पास ज्यादातर पाकिस्तान में लोग तब जाते हैं जब काम खराब हो जाता है, वरना उससे पहले हर कोई डॉक्टर है, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। यहाँ तक कि सिर्फ ओवर द काउंटर नहीं, एंटीबायोटिक्स भी लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि वो मैंने खाई थी, बहुत अच्छी थी, तुम भी ये खा लो। स्टे अवे फ्रॉम सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल काइंड्स। आपने खुद से अपने आप को प्रिस्क्राइब नहीं करनी, किसी और को तो बिल्कुल भी नहीं करनी। और किसी ऐसे बंदे के पास जिसके पास एजुकेशन नहीं है इन चीजों की, उससे प्रिस्क्रिप्शन लेके सुन के बात माननी नहीं है। तो ये यू हैव टू वर्क ऑन योर स्लीप हाइजीन। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि इंसान को नींद में मदद करती हैं, जैसे कि सोने से पहले अगर कोई नीम गर्म पानी से शावर करता है तो वो हेल्प करता है नींद में, और अगर कोई ठंडे पानी से शावर करता है तो वो नींद को उड़ाता है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई माहौल ऐसा बने सोने से पहले, दिस सर्टेन लेवल ऑफ लाइट के डार्क होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए। अगर ये चीजें आपको करेंगे तो हेल्प करेगी अपनी नींद को नेचुरली ठीक करने में, और नेचुरली कर लेंगे तो वो लॉन्ग टर्म है। सबसे पहली बात यह है कि आप कोई फैसला करो तो सबसे पहले तो वो खुद को ठीक लगना चाहिए। एक फीलिंग होती है, गट फीलिंग होती है, और वो गट फीलिंग है आपकी अपनी नॉलेज की बेसिस पे, आपका ब्रॉटअप कैसा हुआ है उसकी बेसिस पे, आपकी एजुकेशन की बेसिस पे। सबसे पहले वो खुद को ठीक लगना चाहिए। तो वो तो हो गया सबसे प्राइमरी जो एक फैक्टर है होना चाहिए, लेकिन वो काफी नहीं है कि सिर्फ खुद को ठीक लगे। फिर आपके पास एक लिस्ट ऑफ वेल विशर्स होंगे जो आपके करीब तरीन लोग हैं, जिसमें पेरेंट्स हो सकते हैं, जिसमें कोई सिबलिंग्स हो सकते हैं। तो एक दफा आपके कोई टीचर्स होते हैं जो जिनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप भी होती है और बड़े अच्छे वेल विशर्स होते हैं। आप उसके पर्सपेक्टिव से, उनके पर्सपेक्टिव से सोचें कि ये जो काम है, ये जो मैं करना चाहता हूँ, ये उनकी नजर में भी ठीक होगा।
एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, ज्यादातर लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा एक पूल ऑफ पीपल होता है हर इंसान का, एक सपोर्ट ग्रुप होता है, जिससे कि आपको पता होगा कि यहाँ से मेरे मॉरल्स आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स की तरफ से आ रहे हैं, मेरे टीचर्स की तरफ से आ रहे हैं, या मेरे करीबी 4-5 दोस्त हैं, इनकी नजर में भी ठीक होगा कि नहीं होगा। ये 2-3 फैक्टर्स अगर आप माइंड में रख के कोई फैसला करते हैं तो चांसेस आर कि आपका डिसीजन ठीक ही होगा। एंड देन यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ और वो उस एक्टिविटी के ऊपर जाएं। क्योंकि सवाल स्पेसिफिक नहीं था, वेग था, तो मैं उसमें आपको बताऊं कि सबसे पहले सेल्फ चेक, उसकी बात है you check whether people around you, people who love you, जो आपकी परवाह करते हैं, उनकी नजर में ये चीज कितनी ठीक होगी या नहीं होगी। अच्छा, कुछ लोगों को रिलीजियस एस्पेक्ट भी हेल्प करता है। कुछ लोगों को लगता है, वो सबसे पहले देखते हैं कि वो आपके रिलीजन में आपको सूट करता है कि नहीं करता। कुछ लोगों को एजुकेशनल एस्पेक्ट से कि मैंने किताबों में पढ़ा है, मैंने जो है वो ऑनलाइन पढ़ा है, ये चीज ठीक है, ये चीज नहीं ठीक है। सो आप ये गेज कर सकते हो विद मैक्सिमम नंबर ऑफ, जिसमें आप नॉलेज को ना जितना ज्यादा आपके पास होगा उतना आपके लिए आसान होगा। अगर आपको इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो फिर आपका यू आर बेसिकली जस्ट शूटिंग इन द डार्क। सही है या गलत है आप तो कहीं लगाओगे फिर, लेकिन इंफॉर्मेशन ले लें, पता कर लें, सर्च कर लें, गूगल पे चले जाएं, चैट जीपीटी पे चले जाएं, ask for maximum opinions and avoid impulsive decision। थोड़ी देर पहले हमने जिसके बारे में बात की ना कि इम्पल्सिविटी के साथ कोई फैसला नहीं करना, गिव इट टाइम। और एक और बात जो सलमान ने की थी कि कई बार आप कहते हैं ना कि आप सो के उठे 8-9 घंटे और आपकी कई दफा कोई परेशानी चली जाती है, तो and often you have also heard this कि लोग कहते हैं sleep on it। sleep on it का मतलब होता है कि आराम से 8-9-10 घंटे सो के उठो, सुबह देखना, तो आपके दिमाग से ही कोई आंसर निकल आएगा कहीं ना कहीं। होपफुली इसमें जवाब मिल गया हो।